नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील वड़कोर और आप देख रहे हैं ज्ञान स्नेही। ज्ञान स्नेही में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पेपर लेके आए हैं, जो कि एकदम ओरिजिनल है। पूर्णांक 60 नंबर का है। यदि आपको 60 में से 60 नंबर लाना है तो इन प्रश्नों को रट लो। प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें आपको उदाहरण देना है परजीवी का। परजीवी होता है अमरवेल। प्रश्न क्रमांक 2, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं कृंतक। सी नंबर में कृंतक, ये आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3 है। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, तो पंखे के नीचे रखा जाए तो जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। सी नंबर का इसका सही आंसर रहेगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, चाल का मात्रक है सी, किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न क्रमांक 5, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी, तो टाइफाइड। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी टाइफाइड। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड या स्टार्च के रूप में होता है। ये खाली स्थान भरिए, मंड और स्टार्च। प्रश्न क्रमांक 7, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार स्टारफिश करती है। प्रश्न क्रमांक 8, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में पारे धातु का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, रोगाणु के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम श्वेत कणिकाओं का होता है। श्वेत कणिका। प्रश्न क्रमांक 10, झोले की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है, तो आवर्ती गति का उदाहरण है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्तर इधर मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12, अग्रचवर्णक के कार्य लिखिए। अग्रचवर्णक के कार्य ये है। अग्रचवर्णक के कार्य लिखिए। अग्रचवर्णक भोजन को पचाने और पीसने के लिए प्रयोग होते हैं। इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13, कोई दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकांकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हमें मिलेगा। प्रश्न क्रमांक इसको देखते हैं। कोई दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकांकों के नाम। दो प्राकृतिक सूचकांक हल्दी और लाल बंद गोभी। दो रासायनिक सूचकांक लिटमस और मेथिल ऑरेंज। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13, कोई दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकांकों के नाम लिखना है हमें। तो ये रहा आपका उत्तर। दो प्राकृतिक सूचकांक होंगे हल्दी, लाल बंद गोभी, और दो रासायनिक सूचकांक होंगे लिटमस और मेथिल ऑरेंज। अब आता है प्रश्न क्रमांक 14, डायलिसिस किसे कहते हैं। इसका उत्तर ये रहा। डायलिसिस रक्त शोधन की एक मानव द्वारा निर्मित यानी कृत्रिम विधि है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15, पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। उसका उत्तर ये रहा। पादपों में जनन के दो प्रकार होते हैं। पहला है आलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अब लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17, जिसपे 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें बताना है थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो थल समीर 17 में थल समीर का ऐसे आपको चित्र बनाना है। यहाँ पे थल बनाना है, यहाँ पे आपको समुद्र बनाना है, और हवा कुछ इस तरीके से इस दिशा में बहती हुई दिखाना है और घूम के ऐसी आती हुई। थल में ये ठंडी हवा है, यहाँ पे गर्म हवा है। इस चित्र को एज इट इज बनाना है, नीचे थल समीर लिखना है, और यहाँ पे परिभाषा में आपको लिखना है स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है
दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर कवलते प्रवाहित होती है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। बस इतना लिखना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 19, बीजों के प्रकीर्णन की विधियों के नाम लिखिए। तो बीजों के प्रकीर्णन की विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, हवा द्वारा फैलाव। दूसरा, पानी से बीजों का फैलाव। और जानवरों द्वारा बीजों का फैलाव। ये 3 विधियां हैं जिससे बीजों का प्रकीर्णन होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को कैसे जमाना है आपको? हल दिया है, सबसे पहले लिखना है दिया है, जो आपको प्रश्न से ही मिलेगा। क्या दिया है? 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में लगा समय, ये भी हमें दिया है, 4 घंटे। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल, जो कि सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे ही सिस्टम से आपको लिखना है। तो चाल बराबर दूरी कितनी दी है? 240 किलोमीटर। और समय कितना दिया है बटे में? 4 घंटे। तो इसको हम भाग दे देंगे। 4 6 24, 6 बार गया, 0 का 0, तो कितनी हो गई चाल? 60। तो हमने चाल बराबर लिख दिया 60। अब दूरी काय में दी है? किलोमीटर में, km, बटे घंटे में चाल, तो h। तो अतः हम कह सकते हैं चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसको उतार लो एज इट इज। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसको आप देखो, इस प्रश्न में उदाहरण भी देना है। तो खाद्य श्रृंखला कैसे कहते हैं? उत्तर, विभिन्न जीवों के एक प्राकृतिक समुदाय में खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। उदाहरण, जैसे एक जेब्रा घास खाता है और जेब्रा शेर द्वारा खाया जाता है। ये खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 22, इसमें पूछा गया है कि जो जल प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम लिखिए और जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम भी बताना है। तो उत्तर क्या रहेगा? जल प्रदूषण की वजह से पीलिया, पेचिस तथा टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं तथा जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम क्लोरीन गोलियां व ओजोन दवा का उपयोग करते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 23, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपायों को लिखिए। इसका उत्तर रहेगा, उत्तर देखिए आप, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम निम्न 3 उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय है, हम लोहे पर तेल की परत चढ़ाकर जंग से बचा सकते हैं। दूसरा उपाय है, ग्रीस लगाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। और तीसरा है, हम लोहे को पेंट करके भी जंग से बचा सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 24, हम उच्च श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसे प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आप देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 24, उच्च श्वसन के समय CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकलती है ना। प्रयोग द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। एक बीकर में चूने का पानी लेंगे और चूने के पानी में जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो पानी दूधिया हो जाता है।
इस तरीके से हम इस प्रयोग को आप चित्र बनाइए, जिसमें आप अंकुरित दानों को लिखिए, यहाँ पे अंकुरित अनाज, और यहाँ पे एक परख नली में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन को रखिए, जिससे हम देखते हैं कि जल, यदि मान लो चूने के पानी की जगह आप साधारण जल भी इसमें रखेंगे तो आपको जल का स्तर बढ़ता हुआ दिखेगा। एक दूसरे प्रयोग में अपन इसको ऐसे बता सकते हैं। तो ये प्रयोग आप एज इट इज उतार दीजिए। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 25। इसमें आपको 2 सवालों को हल करना है। लघुपतन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर हमने यहाँ पे दिए हैं, आप इनको हल कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया गया है। किसी भी शॉर्ट सर्किट को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने वाले 2 कंडक्टरों के बीच एक कम प्रतिरोध वाला कंडक्टर है, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली स्रोत नष्ट भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत फ्यूज बनाने में किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है? तो इसको आप उतार लीजिए। विद्युत फ्यूज बनाने में सीसा और टिन की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में अतिवृद्धि से बचने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध और कम पिघलने वाली धातु होती है ये। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 26। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपके उत्तर ये रहे, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब ये सदा उल्टे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब ये सदा सीधे बनते हैं। दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और आभासी प्रतिबिंब को इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है। तीसरा और अंतिम, वास्तविक प्रतिबिंब ये दर्पण के आगे बनते हैं, ये दर्पण के पीछे बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।